हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक अर्थशास्त्र के अध्याय 1 अर्थशास्त्र एवं परिचय के कुछ प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी, तो वह किस रीजन से लिखी गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, तो वह देख लेते हैं। नंबर ए है शासन विधि संचालन के लिए, बी जनता की सुविधा के लिए, सी विदेशियों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा शासन विधि संचालन के लिए। दूसरा है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, बी कृष्ण वाल्मीकि और वशिष्ठ, सी भरत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ? तो 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, या फिर 19वीं सदी में? इसका उत्तर है बी 18वीं सदी में अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? यहाँ पर क्या पूछा गया है? आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र, है ना। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, वो भी आधुनिक। तो इसका उत्तर आएगा दादा भाई नौरोजी। पांचवा है, धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, कैनन ने, या चैपमैन ने? तो इसका उत्तर होगा एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी हुई है। नंबर 6 है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह किसने कहा? मार्शल ने, जे.के. मेहता ने, रॉबिन्स ने, या फिर कीन्स ने? तो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह मार्शल ने कहा है। प्रश्न 7वां है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यह किसने कहा? मार्शल के द्वारा, जे.के. मेहता, या पीगू के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? पीगू के द्वारा। पीगू ने कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। 8वां है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? धन से, मानव कल्याण से, दुर्लभता से, या विकास से? आप जानते हैं कि धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई हैं। मानव कल्याण की जो बात की गई है वो मार्शल के द्वारा की गई है। विकास की परिभाषा जो की गई है वो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर बचा अब आपका दुर्लभता से। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता से है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। 10वां है, मार्शल की परिभाषा है विश्लेषणात्मक, श्रेणी विभाजक, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है श्रेणी विभाजक। प्रश्न नंबर 11 है, अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी? यह परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, या पीगू? तो इसका उत्तर है एडम स्मिथ। अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था, है ना, वो इंग्लिश में दिया था। ये हिंदी में उनकी बुक का नाम है राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है रॉबिन्स का। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अभी क्या पढ़ा था रॉबिन्स के अनुसार कि वह वास्तविक विज्ञान है, जो रियल में है, वास्तव में है। लेकिन एक आइडियल साइंस, एक आदर्श विज्ञान क्या है? तो वह किसके द्वारा बताया गया है? वह पीगू के द्वारा बताया गया है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मार्शल का। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अर्थशास्त्र की जो आधुनिक परिभाषा है उसे विकास केंद्रित परिभाषा के नाम से पुकारा जाता है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया
है, क्योंकि सैमुअल्सन ने जो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या जो है साधनों के विकास और वृद्धि की होती है, यह कथन सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो उनके खालिस्तान मत होते हैं। जब 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होंगे, 6 लोग इकट्ठे होंगे तो उनके मत कितने होंगे? 7 मत होंगे, मतलब सबके अलग अलग मत होंगे। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जे.के. मेहता के द्वारा दी गई है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र खालिस्तान का विज्ञान है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय कल्याण है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान और खालिस्तान है। तो विज्ञान और कला है। मनुष्य की आवश्यकताएं खालिस्तान होती हैं, तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं। अब आया प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर है खंड का और खंड खा, दोनों में हमें मिलान करना है। सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। तो सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? सीमित साधन है, दुर्लभ साधन है ना, और उनका वैकल्पिक प्रयोग है, तो यह रॉबिन्स के द्वारा दी गई हुई है। मुद्रा में मापनीय साधन है। मुद्रा में जो मापनीय साधन है वो किसके द्वारा बताया गया है? वह बताया गया है पीगू के द्वारा। अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है। तो यह किसने कहा था? अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है। धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से है, यह परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है। और अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन, यहाँ पर सुधार लेना, सैमुअल्सन लिख लीजिएगा, सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4, सही अथवा गलत बताइए। तो रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या चुनने अथवा निर्णय लेने की समस्या है। सही है या गलत है? तो यह वाक्य बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा दी है उसमें बताया है कि जो हमारे पास आर्थिक समस्या चुनने अथवा निर्णय लेने की होती है। दूसरा है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक पीगू ने लिखी है। असत्य है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना एडम स्मिथ ने की है। तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना एडम स्मिथ के द्वारा की गई है। और मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। बोकरे के अनुसार हिंदू अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर चलकर ही मानव समाज अधिकतम सुख की प्राप्ति कर सकता है। कथन सत्य है। जे.के. मेहता के अनुसार आवश्यकता रहित स्थिति में पहुंचने पर ही हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। यह कथन भी सत्य है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम सर्वप्रथम मार्शल ने दिया था। बिल्कुल सही है। रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक व्यवहार के लिए चयन की समस्या आवश्यक नहीं है। गलत है। सैमुअल्सन ने आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया। यह वाक्य भी सत्य है। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? तो चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्र की विश्लेषणात्मक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वह रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने दी है? जे.के. मेहता के द्वारा दी गई है। राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज एडम स्मिथ की बुक है। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने अपनी परिभाषा में समय तत्व को शामिल कर अर्थशास्त्र को गतिशील रूप प्रदान किया है। तो सैमुअल्सन ने समय तत्व को शामिल किया है। किसके द्वारा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है? एडम स्मिथ के द्वारा आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना है? तो धन को केंद्र बिंदु माना गया है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान माना है? मार्शल ने सामाजिक विज्ञान माना है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के कैसे व्यवसाय का अध्ययन है? मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। असीमित आवश्यकताओं की बात किस अर्थशास्त्री ने की है? असीमित आवश्यकताएं की जो बात की है वह रॉबिन्स के द्वारा की गई है।
चुनाव करने की क्रिया को रॉबिन्स ने क्या नाम दिया है? चुनाव करने की जो क्रिया है उसका नाम आर्थिक समस्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं? ये लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना। तो अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं? तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। नंबर 1 उपभोग, 2 उत्पादन, नंबर 3 विनिमय, नंबर 4 वितरण और नंबर 5 राजस्व। ये अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। प्रश्न दूसरा है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता या कंज्यूमर जो होता है उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। जो वस्तु को प्रयोग करता है, यूज करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे उत्पादक कहा जाता है। उपभोग किसे कहते हैं, है ना, ये अभी हमने देख भी लिया था। हाँ, उपभोक्ता था वो। तो उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा के ऐसे प्रयोग को कहते हैं जिससे उपभोक्ता की प्रत्यक्ष या तात्कालिक तृप्ति हो तथा वस्तु या सेवा की पहले से उपयोगिता कम हो जाए। प्रश्न 5वां है, अर्थशास्त्र के से क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या आशय है? तो उत्पादन का आशय किसी वस्तु के निर्माण से न होकर उसमें उपयोगिता के सृजन से होता है, वह उत्पादन कहलाता है। अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं? तो अनार्थिक क्रियाएं वे कार्य होते हैं जिनमें व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। जैसे माता के द्वारा बच्चे का पालन पोषण करना। अब बच्चों का पालन पोषण करती है माता घर में, उसे कोई वेतन तो नहीं मिलता है, पेमेंट तो नहीं दिया जाता। तो ऐसे कार्य जिसमें धन की प्राप्ति ना हो वह अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वितरण से क्या आशय है? तो उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा जब संयुक्त रूप से उत्पादन कर लिया जाता है तब साधनों के मध्य बंटवारे की समस्या जन्म लेती है। इस समस्या के समाधान के लिए वितरण विभाग का सहयोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए भूमि, पूंजी की सहायता से उत्पत्ति होती है। यहाँ पर पूंजी लिख लेंगे आप लोग, है ना। भूमि और पूंजी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जो धन उत्पन्न होता है या जो सामग्री उत्पन्न होती है तो उसका बंटवारा इन साधनों में किया जाता है, उसे वितरण कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो साधन हुआ करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, जब इनमें क्या कहते हैं, इन साधनों को इनका मूल्य चुकाया जाता है उसे वितरण कहा जाता है। आर्थिक क्रिया क्या है? तो आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिनमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है ना, जिसमें पेमेंट मिलती है, जिसमें वेतन होता है, जिसमें पैसा प्राप्त होता है। तो वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो उसे जो वेतन प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर, वकील की जो सेवाएं वगैरह होती हैं उसे आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाएगा। प्रश्न 10वां है, आर्थिक वस्तुएं क्या हैं? तो आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं तथा जिन्हें प्राप्त करने के लिए काफी श्रम करना पड़ता है। तो प्रश्न 11 है, अनार्थिक वस्तुएं क्या होती हैं? अनार्थिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई श्रम या व्यय नहीं करना पड़ता है। प्रश्न 11 है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान करने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है और अर्थशास्त्र का अध्ययन उत्पादक को अधिकतम उत्पादन करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थशास्त्र की सहायता से हम अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अर्थशास्त्र विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। तो इस तरीके से हमने आपके अध्याय 1 अर्थशास्त्र एक परिचय के कुछ प्रश्नोत्तरों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ